to Advi's YouTube channel. Myself Himanshu Gupta. I am ITJ Mains and Advanced Mathematics faculty. तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता उनको मैं बता दूं, यहाँ पर इस चैनल पर हमने स्टार्ट किया है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसी सीरीज में आज हमारा 14 लेक्चर है। अगर आपने ये लेक्चर्स पहली बार देख रहे हो तो आप जो हमारे पिछले लेक्चर्स हुए हैं उसमें हमने रियल नंबर लाइन, इरेशनल नंबर्स को कवर किया है, और हम लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो भी हमने यहाँ पर कवर किया है। और उससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के बारे में जाना था, जिसमें हमने ये देखा था कि हम किस तरह से पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइजेशन करते हैं। ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, और इनको अच्छे से समझना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो एक बार जाकर उन लेक्चर्स को जरूर देखें, और उसमें आपको मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि आपको कुछ नई बातें यहाँ पर जरूर सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज हम लोग अपना एक नया लेक्चर स्टार्ट करें, अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर ये देखते हैं जो तुम लोग को पहले से ही पता है, वो है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं और समझते हैं कि हमारा क्या था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह का लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, लीनियर का क्या मतलब है, इक्वेशन का क्या मतलब है। लीनियर शब्द का यूज हमने यहाँ पर पॉलिनोमियल में किया था, जहां पर हमने ये बोला था कि अगर वेरिएबल की पावर हमारी 1 होती है तो उसको हम लीनियर एक्सप्रेशन बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब है कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन होंगे, दो वैल्यूज होंगी, और उनको हम इक्वल टू साइन से रिलेट करेंगे। इक्वल टू साइन से रिलेट करेंगे तो एक साइड LHS होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक हमारा राइट हैंड साइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर लिखा है 2x + 3 = 7। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल का क्या मतलब है, वेरिएबल का मतलब है एक ऐसा नंबर जिसका तुम्हारा यहाँ पर वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू तुम्हारी वेरिएबल है। यहाँ पर वेरिएबल हमारा क्या है, x। x हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, और 2, 3 and 7 ये हमारे यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स। तो इस तरह की इक्वेशन तुमने पहले भी यहाँ पर लिखी होंगी 2, 3 and 7 ये हमारे क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो x की वैल्यू x हमें मालूम नहीं है, ये हमारा वेरिएबल, बाकी हमारे कांस्टेंट होगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को आपस में रिलेट करके हमने इक्वल टू साइन से यहाँ पर रिलेट कर दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। यहाँ पर जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर वो कितनी है, हमारी 1। इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और यहां पर केवल एक ही वेरिएबल है, ओनली वन वेरिएबल। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो हमारी इक्वेशन है, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये हम सीखते क्यों हैं, थोड़ा सा इस पर हम लोग आते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा रियल लाइफ से इन सब चीजों को हम थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ कि ये हम किस तरह से बिल्ड करते हैं, या मैथ्स में हमें इसको हम क्यों यूज करते हैं। अभी तक जो बिल्कुल बेसिक सा मैथ्स हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट किया, जैसे तुमने ये पढ़ा है पिछली क्लासेस में, तुमने ये पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो होता क्या है कि रियल लाइफ में हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं, बहुत सारे हमें इस तरह से कैलकुलेशन होती हैं। कैलकुलेशन अब तुम सोच सकते हो कि सर कहाँ पे होती है, कैलकुलेशन हमारी बिजनेसेस में होती है, इंडस्ट्रीज में होती है, इसके अलावा रिसर्च वर्क में होती है। जैसे आजकल तुम नई नई टेक्नोलॉजीज देखते होगे, तो वो सारी नई टेक्नोलॉजीज कहाँ से आती हैं, रिसर्च वर्क से आती हैं। और रिसर्च वर्क को हमें एप्लीकेशन तक उसको कन्वर्ट करने में, जैसे मोबाइल फोन्स हैं उनका यूज करते हो, तो वो नई टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। तो ये तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट है वो तुम्हारे हाथ में।
लेकिन इसको यहाँ तक पहुँचाने में इसके पीछे बहुत सारी रिसर्च वर्क होती है, जिसमें बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी होती है, बहुत सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमेशा रिसर्च का पार्ट होता है, शायद ही ऐसी कोई रिसर्च हो जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं, ठीक है। तो इन रिसर्च वर्क में हो गया, या बिजनेसेस में हो गया, या इंडस्ट्रीज में हो गया, या गवर्नमेंट के भी किसी वर्क में हो गया, वहां पर हमें कैलकुलेशंस करनी होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी होती है। और वहां पर उन कैलकुलेशन को करने में कुछ ऐसे क्वांटिटीज आ जाती हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है, या जिनकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, जिनकी वैल्यू हमें पहले से नहीं पता है, हम उनको किसी एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर x, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लूं, जैसे कि मान लो एक स्कूल में, इन अ स्कूल देयर आर 12 क्लासेस, मतलब उसमें क्लासेस हैं, 12 क्लासेस हैं, मान लो 1 से लेकर 12 तक, ठीक है, 12 क्लासेस है। अब ये मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही क्रूड एग्जांपल ले रहा हूँ, बट इस जो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम होती है वो इससे काफ़ी और ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, ठीक है। लेकिन अभी हम इस लेवल पर इसी प्रॉब्लम को समझते हैं, और इसी को अगर तुम एक्सपैंड कर दो तो वो तुम्हारे पास थोड़ी सी और हाई लेवल की प्रॉब्लम्स आ जाए। जैसे मान लो एक स्कूल में तुम्हारे पास 12 क्लासेस हैं, ठीक है, और हमें ये बोला गया है टोटल स्टूडेंट्स इन स्कूल आर 288, मतलब टोटल स्टूडेंट जो है क्लास में, अब टोटल स्टूडेंट जो स्कूल में वो 288 है, एंड in each class there are same number of students, so how many students are in each class। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बहुत सी जगह इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं तुम्हारे पास। अब बोला गया है क्वेश्चन में प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, इसको हम मैथ से सॉल्व करेंगे कि भाई हमारे पास टोटल 12 क्लासेस हैं स्कूल में, और हर एक क्लास में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 288, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हमें ये निकालना है कि हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट। अब हमें पता नहीं है कि हमारे हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल से असाइन कर देते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। हमें पता नहीं है बट हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करें, तो उसको हम उस नंबर को हमें पता नहीं है तो हम उसको एक्स से डिनोट कर देते हैं, और फिर हम आगे की कैलकुलेशन करेंगे। यहां पर जैसे हमारा एक्स हो गया, अब हम क्या बोलेंगे कि हर एक क्लास में हमारे पास x स्टूडेंट है, तो अगर हम इसमें 12 क्लासेस हमारे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए 12 इंटू एक्स। एक क्लास में x स्टूडेंट है और टोटल क्लासेस हमारे पास 12 है, तो ये हमारे पास आ गया 12x, और ये हमें पता है ये कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास 288 है, तो हमने 12x इज इक्वल टू 288 कर दिया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और इसमें हमारा जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, 1 है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और एक ही वेरिएबल हमारा, ठीक है। बट अगर मान लो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता, यहाँ पे मान लो हम थोड़ा सा और इसको अलग करते और हम यहाँ पे बोल देते कि जो हर एक क्लास में स्टूडेंट्स हैं उसमें तुम्हारे जो है कुछ गर्ल्स हैं और कुछ बॉयज हैं, और गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है वो 2:3 है, ठीक है। या मान लो कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो 2:3 है। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम में
हमने केवल एक ही वेरिएबल लिया है कि एक क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। अब अगर बॉयज और गर्ल्स को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया प्रॉब्लम में, तो हमारा क्या हम उनको एक वेरिएबल से दिखा सकते हैं? नहीं। नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे, ये हमारा एक नया वेरिएबल आ गया। एक नया वेरिएबल आ गया कि भाई नंबर ऑफ बॉयज हमने मान लो यहां पर ले लिया अगर x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को क्या ले, नहीं बता सकते। तो उसके लिए हमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसको हम नॉर्मली क्या ले लेते हैं, y। और फिर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे मान लो इसी प्रॉब्लम को अगर हम आगे बढ़ाएं यहाँ पर, ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व भी करेंगे, बट जैसे मान लो अगर हमने उसी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाया और हमने बोला इन ईच क्लास बॉयज एंड गर्ल्स आर, या ऐसे बोलते हैं हम लोग, प्रॉब्लम ये लेते हैं इन ईच क्लास number of boys are twice the number of girls। तो यहां पर हमें एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। नंबर ऑफ बॉयज को अगर हम लोग ले लेते हैं यहां पर x, तो नंबर ऑफ गर्ल्स को हमें एक x की जगह हमें कुछ एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ बॉयज हम यहाँ पर ले लेते हैं x और नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं y, ठीक है। और फिर इससे हम एक नई इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, वो हमारी क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर जो रिकैप कर रहे थे उस पर अपना आ जाते हैं कि यहाँ पर हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक प्रॉब्लम है। इसी में क्या होगा, हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर दी कि गर्ल्स एंड बॉयज इंट्रोड्यूस कर दिए, तो हमारे एक वेरिएबल और आ गया। अब रियल लाइफ में तुम सोचो, रियल लाइफ में हमारे पास जो आसपास हमारे हो रहा है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो उसमें एक वेरिएबल नहीं होता, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, दो वेरिएबल भी नहीं होते, तीन वेरिएबल होते हैं, चार वेरिएबल होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल होते हैं, कई बार तो 10, 20, 30 वेरिएबल होते हैं। तो उन्हीं सारे वेरिएबल्स को लेकर प्रॉब्लम फॉर्म किया जाता है और फिर उसको सॉल्व किया जाता है। और कंप्यूटर्स वगैरह हमें इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी हेल्प करते हैं। लेकिन इन सब चीजों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी तुमने जैसे क्लास 8 में तुमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लिया, अब इस क्लास में तुम्हारे पास दो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और 9, 10, 11 एंड 12, क्लास 12 तक तुम जो है दो ही वेरिएबल्स को लेकर हम लोग सारा एनालिसिस करेंगे। इसका क्या मतलब है कि रियल लाइफ में तुम्हारे इतने सारे वेरिएबल होते हैं, तो क्या हमें इनसे फायदा नहीं होगा जो भी हम सीखेंगे? बिल्कुल हमें फायदा होगा। हम पहले दो वेरिएबल्स को लेकर तो काफी अपना एनालिसिस वगैरह कर लें, उनको तो सीख लें हम, ताकि हम उसमें हायर वेरिएबल भी जो है यहाँ पे रखकर इक्वेशंस वगैरह बना सकें, ठीक है। तो अभी एक वेरिएबल वाली बात तुम्हारी हो गई। अब हम दो वेरिएबल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उनसे हम प्रॉब्लम फॉर्म करेंगे और उन प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, उसको हम एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये वाला प्रॉब्लम लिया और इसमें हमें एक ही वेरिएबल की जरूरत थी, वो था हमारा कि जो हमारा हर एक क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको हमने x ले लिया और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बराबर कर दिया। टोटल 12 क्लासेस है तो 12x इज इक्वल टू 288 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, 12x इज इक्वल टू 288, ठीक है। तो इसको तुम पहले ही सॉल्व कर चुके हो, हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले दो रूल जो हमें पता होने चाहिए, जिनको हम यूज करते हैं, उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। रूल्स हमारे क्या होते हैं? पहला रूल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये होता है कि इन इक्वेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम नंबर
on both sides and solution of equation remains same। तो पहला रूल हमारा ये होता है कि अगर हम किसी भी इक्वेशन में कुछ ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, लेकिन दोनों साइड पर, एक साइड पे कभी मत करना। जैसे मान लो 12x प्लस 10 कर दिया तुमने इज इक्वल टू 288, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 288 अगर हमने किया तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हमने मान लो दोनों साइड यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, कुछ माइनस, मान लो 288 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उससे जो हमारा सॉल्यूशन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसी चीज का यूज करके हम लोग यहाँ पर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला तो रूल हमारा ये हो गया, और इन द सेम वे वी कैन मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑन बोथ साइड। In same way, we can multiply and divide on both sides। तो ये बात हमें यहां पर ध्यान रखनी है कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं, और इसी को यूज करके हम लोग इक्वेशंस अपनी सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये दोनों रूल जो है हमारे किसी भी तरह की इक्वेशंस में वैलिड होते हैं। ठीक है, चाहे वो हमारा एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो। आगे जाके जब हम दो वेरिएबल में इक्वेशन फॉर्म करेंगे, वहां पर भी हम दोनों साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और हमारा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्यूशन हमारी इक्वेशन जो है वो सेम रहेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, वी कैन नेवर डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, we can never divide by zero। ठीक है, इस बात का बस ध्यान रखो। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम किसी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा नॉट डिफाइंड आता है, उसकी कोई वैल्यू हमारी नहीं होती। और क्यों होती है ये भी हम लोग ने देखा था। ठीक है, अगर तुमने नहीं देखा तो पिछले लेक्चर्स में जाके देखो, वहां पर हमने इसको डिस्कस किया है, और ये बहुत ही फंडामेंटल एंड इंपॉर्टेंट थिंग है। तो ये हमारा इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हमें 2x इक्वल टू 288 जो है सॉल्व करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन सेकंड रूल का हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर 12x इक्वल टू 288 दोनों तरफ हम 12 से डिवाइड कर देते हैं। 288 बाई 12 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 224। तो यहां पर हमारे पास जो वेरिएबल था उसकी वैल्यू आ गई x इक्वल टू 24। यानी हर एक क्लास में 24 स्टूडेंट्स हैं। टोटल 12 क्लासेस हैं और हर एक क्लास में तुम्हारे पास 24 स्टूडेंट है, और इस तरह से हमने इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। ये जो, ठीक है, अब इस सॉल्यूशन को हम अपना नंबर लाइन पर भी दिखा सकते हैं। तो यहां पर फिगर अगर हम बनाएं तो हम ये बोलेंगे कि भाई हमारा मान लो रियल नंबर लाइन है यहां पर, और इस लाइन पर मान लो हमने यहाँ पे 0 दिखाया, यहाँ पे हमने मान लो 6 दिखा दिया, 12 दिखा दिया, 18 दिखा दिया, और 24 दिखा दिया, और 30 दिखा दिया। तो नंबर लाइन पे हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक सारे नंबर्स होते हैं। ये भी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। रैशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर होते हैं। तो अगर हमारा जो ये सॉल्यूशन आया है इसको हम नंबर लाइन पे दिखाना चाहें तो हम ये बोलेंगे कि भाई जो हमारा वेरिएबल x है वो हमारा यहाँ पर है, ये हमारा सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को दिखाने के लिए अभी हम इसका यूज करेंगे आगे जाके, इसलिए यहाँ पे जस्ट हम एक लाइन बोल रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लो कि इस सॉल्यूशन को फिगर पे दिखाने के लिए हमें एक हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन बनानी पड़ी, और उस हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन पर हमने अपना दिखा दिया कि हमारा वेरिएबल कहां पर आ रहा है। ठीक है, ये बात को भूलना मत, क्योंकि आगे जाकर हम इसको यूज करेंगे जब हम 2 वेरिएबल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल है तो हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जरूरत है। अगर 2 वेरिएबल होंगे तो क्या होगा ये तुम सोचो, लेकिन इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गया।
हमने अब यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमने बात कर रहे थे हम लोग बीच में, कि अगर हम क्लास में गर्ल्स एंड बॉयज को इंट्रोड्यूस कर दें, नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को इंट्रोड्यूस कर दें, तो हमारा एक नया वेरिएबल आ जाएगा, हमें बॉयज एंड गर्ल्स को भी लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर नंबर ऑफ बॉयज को हमने x ले लिया और नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने यहाँ पर y ले लिया। अब क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है हमारे पास, उसमें हमारे पास क्या दिया है, हमारे बोला गया कि इन ईच क्लास नंबर ऑफ बॉयज आर ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स। इसको पढ़ो, इस लाइन को और समझो। हर एक क्लास में जितने बॉयज हैं और जितनी गर्ल्स हैं, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है उसको अगर हम डबल कर दें, ट्वाइस का मतलब क्या है, डबल कर दें, तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज आ जाएंगे। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास कितनी है, y, तो उसको अगर हमने डबल कर दिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 2y, और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x के। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और हमें ये मालूम है, पिछले भी अभी हम लोग ने यहाँ पर सॉल्व किया, इन ईच क्लास देयर आर 24 स्टूडेंट्स। टोटल 24 स्टूडेंट्स हमने निकाले, पिछले वाले एग्जाम्पल को ही लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 24। तो नंबर ऑफ बॉयज हमारे कितने हैं, x, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमारी कितनी है, y। इज इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है और हमारे पास एक इक्वेशन ये बन रही है। ये दोनों ही इक्वेशन हमारे एग्जाम्पल हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो गया, जैसे मान लो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं इसको कि x प्लस 2y, x प्लस वाई इज इक्वल टू 24 है। लीनियर का क्या मतलब है, यहां पर लीनियर का मतलब है कि मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 1। मतलब लीनियर का मतलब यहां पर यह है कि जितने भी तुम्हारे वेरिएबल है x एंड y, तुम्हारे यहां पर दोनों वेरिएबल है और x स्क्वायर नहीं है इसमें, या y स्क्वायर नहीं है, या x इंटू वाई नहीं है। हम लोगों ने डिग्री निकाली थी, हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर्स किए हैं उसमें हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल वाला चैप्टर किया था और उसमें हमने टर्म्स की डिग्री निकाली थी। और वहां पर हमने एक बात मेंशन की थी कि जो टर्म की डिग्री होती है वो क्या होती है, उसमें जो वेरिएबल्स हैं उसकी पावर्स जो है वो तुम्हारा उसका डिग्री होता है। अगर दो वेरिएबल हैं तो ये भी हमने मेंशन किया था कि दोनों वेरिएबल की जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो वो हमारा डिग्री आएगा। तो यहां पर हमारे पास हम ये बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ टर्म्स इज 1, मतलब मैक्सिमम डिग्री 1 होगी। जैसे x है तुम्हारा तो उसकी डिग्री 1 है, y है तो उसकी डिग्री 1 है, 24 है उसमें कोई वेरिएबल नहीं है तो उसकी डिग्री तुम्हारी कितनी है, 0। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर ये होगी। सेकंड बात हम लोग कहेंगे कि वेरिएबल्स अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक तो x एंड y, इसीलिए इन टू वेरिएबल्स की बात की। x है तुम्हारा यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज और y है तुम्हारे पास नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, अच्छा इसमें एक्स वाई का टर्म भी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। अगर एक्स वाई किसी भी इक्वेशन में एक्स वाई इज इक्वल टू 24 अगर हो गया तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री है वो तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 2। तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, हमने ये भी समझ लिया लीनियर का क्या मतलब है और हमने ये भी समझ लिया टू वेरिएबल का क्या मतलब है। अब यहां पर इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो भी हम लिखेंगे और फिर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये तो हमारा एक प्रॉब्लम है और वहां से हमने इक्वेशन फॉर्म की। ठीक है, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी तुम्हारे पास रहेंगे।
लेकिन अभी हम थोड़ा सा पहले इसको फॉर्मुलाइज करते हैं, इसके डिफिनीशन जो है लिखते हैं, डिफाइन करते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पर अब ये समझो कि तुम्हारे पास दो वेरिएबल रह सकते हैं और उनकी पावर 1 रह सकती है और कुछ कांस्टेंट टर्म रह सकता है। तो हम यहाँ पर इसके डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या होगा, दो वेरिएबल होंगे, कांस्टेंट्स होंगे और एक इक्वल टू का साइन होगा, तो हम लिखेंगे, और कुछ कांस्टेंट्स और भी हो सकते हैं, ax प्लस बी वाई। ax प्लस बी वाई में तुम्हारा क्या हो गया, a कांस्टेंट है, x तुम्हारा वेरिएबल है, b तुम्हारा कांस्टेंट है, y तुम्हारा वेरिएबल है, दो वेरिएबल हमारे हो गए, प्लस एक कांस्टेंट वाला टर्म भी हो सकता है, जिससे कि तुम्हारा वहां पर 24 था पिछले एग्जाम्पल, प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने जो प्लस सी है इधर लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड पर लिखो या राइट हैंड साइड पर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a, b and c are constants, x and y are variables and at least one of a and b इज नॉन जीरो। अभी इस डेफिनेशन को पूरा समझेंगे। नॉन जीरो इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन की इंपॉर्टेंट बातें करें हम यहाँ पर, तो हमारा पहला तो ये हो गया कि इक्वेशन का जो फॉर्म होगा दैट विल बी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि a, b एंड c हमारे ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स। तीसरी बात यहाँ पर जो इस डेफिनेशन में लिखी है वो ये लिखी है कि x एंड y हमारे क्या है, वेरिएबल। ये सब बातें तो हमें यहाँ पर समझ में आती है। पहली जो बात है उसको भी देख लेंगे अभी हम। और चौथी एक बात लिखी है यहाँ पर कि at least one of a and b is non-zero। इसको भी हम यहां पर समझेंगे कि इसका मतलब हमारा क्या है। ठीक है, तो जैसे पहले तो यहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया है, इसको यहां पर समझते हैं। ये तुम्हारा क्या लिखा है कि अभी हमने जो एक एग्जाम्पल लिया था, ये हमारी थी एक x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हमें ये मालूम है कि हम किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे कुछ माइनस कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये रूल हमने लिखा। तो दोनों साइड अगर हम -24 कर दें तो ये हमारे पास आएगा x प्लस वाई माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करें यहां पर ax प्लस बी वाई प्लस सी से, जो कि हमारा डेफिनेशन में लिखा है, तो क्या ये तुम्हारा इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म का नहीं है, बिल्कुल इसी फॉर्म का है तुम्हारा, जहां पर a, b और c की वैल्यू क्या हो जाएगी वो भी हम लोग लिख लेते हैं। अगर हम कंपेयर करें तो a यहां पर हो जाएगा हमारा 1, b हो जाएगा हमारा यहां पर 1 और c हो जाएगा हमारा -24, और वेरिएबल हमारे x एंड y। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डिफिनेशन में बस ये बोल दिया गया है कि भाई अगर इस तरह का इक्वेशन होगा तो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन हमेशा इसी फॉर्म में लिखा रहता है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हालांकि जो तुम्हारा सिलेबस है, जो तुम्हारा चैप्टर है, उसमें इसी तरह से क्वेश्चंस वगैरह यूज किए गए और उसमें तुमसे a, b और c की वैल्यू निकालने को बोला गया है। लेकिन जो ये तुम्हारा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसको हम बहुत ही अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तुम चाहो तो यहाँ पर
ऐसे भी कर सकते हो कि एक तो तुम्हारा यही वाला फॉर्म है x प्लस वाई इज इक्वल टू 24, और एक जो दूसरा निकाला x प्लस वाई माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तुम चाहो तो दोनों तरफ y को माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास आएगा 24 y माइनस वाई। लेफ्ट हैंड साइड से तो तुम्हारा y कैंसिल हो जाएगा। तुम चाहो तो यहाँ पर दोनों तरफ x को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 24 माइनस x। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तुम चाहो तो x 24 दोनों तरफ माइनस कर दो और y भी दोनों तरफ माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास याद है ये सभी इक्विवेलेंट फॉर्म है और ये सभी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में हम बोल देते हैं बस कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, इस फॉर्म का तुम्हारा इक्वेशन है तो वो होता है। ठीक है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। जो ध्यान देने वाली बात है वो तुम्हारी ये है कि ए बी सी तुम्हारे कॉन्स्टेंट और 2 वेरिएबल रहेंगे, और जो लास्ट वाला पॉइंट है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन जीरो, ये भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। इसका क्या मतलब निकला? एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी आर नॉन जीरो, मतलब इन दोनों में से ए एंड बी में से कोई एक जो है वो नॉन जीरो जरूर होना चाहिए। दोनों नॉन जीरो है तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बोथ ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो। इसको ऐसे समझो कि ए और बी दोनों तुम्हारे जीरो नहीं हो सकते, यानी कि एक केस अगर हम लोग देखें यहाँ पर a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0, अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर इक्वेशन तुम्हारी केवल c इज इक्वल टू 0 बनेगी, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है तुम्हारा, तो ये दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये नहीं है तुम्हारा। लेकिन अगर मान लो अगर हमारा a इज इक्वल टू 0 हो गया और b इज इक्वल टू 3 है मान लो, और c इज इक्वल टू 2 है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा? 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो ये इफेक्टिवली हमारी इक्वेशन आ गई 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब तुम ये सोचोगे कि सर इसमें 2 वेरिएबल तो है नहीं, तो क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है? क्योंकि जो डेफिनेशन है उसमें तो केवल इतना ही बोला गया है कि a एंड b आर बोथ कैन नॉट बी 0, एक 0 हो सकता है, तो a को 0 कर देते, तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। डेफिनेशन से अगर हम जाएं तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये हम कैसे बोल रहे हैं, हम ये क्यों बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? इसको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक, मान लो कि हमारे पास यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है या कोई एक्सपेरिमेंट या रिसर्च का कोई वर्क हो रहा है। ठीक है, रिसर्च का कोई वर्क हो रहा है और उसमें जो रिसर्चर है उसने 2 वेरिएबल लिए। ठीक है, एक वेरिएबल लिया x और एक वेरिएबल लिया y, और उसने कुछ कैलकुलेशन की तो उसका जो रिलेशन आ रहा है वो 0 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। ये आ रहा है, उसने वेरिएबल एज्यूम किए उसकी रिसर्च में या उसके प्रॉब्लम में, जो भी प्रॉब्लम है उसमें वेरिएबल x कुछ ना कुछ है हमारा। ठीक है, लेकिन जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें x का कोई रोल नहीं आ रहा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो वेरिएबल हमारा x है वो कहीं भी नहीं है, वो प्रॉब्लम में है तो है ही ना, तुम्हारा प्रॉब्लम में है। ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा इस इक्वेशन में कहीं पर भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारा केवल एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे दोनों हैं, लेकिन जो हमने इक्वेशन बनाई है उसमें एक वेरिएबल का कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंस नहीं है? क्योंकि उसके साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, इस वजह से उस वेरिएबल x का इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वेरिएबल x है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी,
वो बात अलग है कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम x के बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, केवल y के बारे में कमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारा वेरिएबल x रहेगा। इसीलिए हम इस सिचुएशन में भी इसको बोलेंगे कि दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहां पर ये समझने वाली बात है कि इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल गायब हो जा रहा है, इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल गायब हो जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वेरिएबल तुम्हारा नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, तो बस यहाँ पर जो डेफिनेशन बन रही है तुम्हारी, जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है कि कोई भी इक्वेशन अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म का है तो वहां पर हमें a और b दोनों जीरो नहीं हो सकते, कोई एक जीरो हो सकता है, दोनों जीरो होंगे तो कुछ बचेगा ही नहीं हमारे, बस c इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जो कि मतलब है। ठीक है, 0 इक्वल टू 0 होता है, लेकिन उससे हम क्या करें, उससे हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, कम से कम यहाँ पर y की वैल्यू तो निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन हुई, और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात था वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, तो चलो इसमें कुछ और एग्जाम्पल भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें ये सीखना होगा कि कोई अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी है, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल लें, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो यहाँ पर a और b और c कितना हो जाएगा, a हमारा हो जाएगा 2, b हो जाएगा हमारा 3 और c हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, सिंपल। यहाँ पे तो ये इसी फॉर्म में लिखा था, लेकिन अगर मान लो इक्वेशन हमारे पास ये लिखी है 5x इज इक्वल टू 4 प्लस 3y, तो क्या हम इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमने तो पहले रूल लिखे थे उनका यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर दोनों तरफ जो है 4 को माइनस कर देते हैं और 3y को भी माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्यों किया? ताकि एक साइड हमारा जीरो बन जाए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो एक साइड हमारा जीरो है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब यहाँ पर 4 तुम्हारा 4 से कैंसिल होगा। अच्छा, ये बात को ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होता है, जैसे इसको भी मैं क्लियर कर दूं। यहाँ पे जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर माइनस 4 प्लस 3y माइनस 3y, तो 4 4 से कैंसिल होगा। ठीक है, और 3y से कैंसिल होगा। इसको हम अलग उससे लिख लेते हैं ताकि क्लियर हो। ठीक है, 4 को हम 3y के साथ कुछ भी नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ पर ये समझो कि अच्छा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब अगर हम इसको आगे पीछे लिख लें, कम्यूटेटिव होता है तुम्हारा एडिशन, मतलब -4 माइनस 3y है तो उसको -3y 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो a हमारा आ जाएगा 5, b आ जाएगा हमारा -3 एंड c आ जाएगा हमारा -4। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो गया। इस तरह से तुम किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें एक बात हमें यहाँ पर ये समझो, जैसे कि हमारा ये लिखा था 4 माइनस 4y प्लस 4y, मान लो ये लिखा है ना। तो 4 का मतलब क्या है, 4 इज 1 1 1 1, 4 में से 4 माइनस करेंगे तब तो ठीक है, 0 है, ये तो सबको क्लियर होता है। लेकिन -4y प्लस 4y, -4y का मतलब है कि हमारे पास -y माइनस y माइनस y माइनस y, जैसे -4 क्या होता है, -1 -1 -1 -1 और प्लस 4y हमारा क्या हो गया, इस प्लस y प्लस y प्लस y एंड प्लस y। तो इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये सारा हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कभी भी कुछ स्टूडेंट यहाँ पे देखा मैंने जो गलती करते हैं, जैसे मान लो उनको 4 माइनस 3y करना है तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं 4 माइनस 3 इंटू वाई, तो वो y आ जाता है। तो बिल्कुल ही गलत है। कभी भी किसी भी वेरिएबल के साथ कोई नंबर है और कोई नंबर बिल्कुल अलग है तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं लेकिन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।
ठीक है। 4 इंटू माइनस 3y लिखा है, अगर मान लो 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3y है, देन वी कैन राइट इट एज माइनस 12 इंटू वाई। माइनस 3 इंटू 4 कितना होगा हमारा 12, माइनस 12 एंड इंटू वाई। लेकिन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट यहाँ पर नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर मान लो कुछ हमारा x में वेरिएबल है, मान लो 3x है प्लस 4y हमारे पास है, तो इनको भी हम 7xy कुछ ऐसा नहीं लिख सकते, कुछ स्टूडेंट लिखते हैं। मतलब अगर वेरिएबल हमारे पास है x एंड y, ठीक है, और उसके वो उनके संग कोई नंबर है, वेरिएबल अगर अलग अलग वेरिएबल है, जैसे x एंड y अलग अलग वेरिएबल है, तो उनको कभी भी हम इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे और कभी भी हम इसको नहीं कर पाएंगे। मतलब नंबर वेरिएबल अगर सेम है, अगर y वेरिएबल तुम्हारा सेम है, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, x इंटू वाई को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, xy आ जाए। लेकिन 3x प्लस 4y को अगर तुम 7y लिख दो, वो दैट इज रॉन्ग। 7xy लिख दो, कुछ भी लिख दो, मतलब वो गलत है। ठीक है, ये बात समझ। ऐसे ही अगर अकेला नंबर है, जैसे 5 प्लस 3y है, तो उसको हम 8y नहीं लिख सकते। 5 प्लस 4x है, उसको भी हम कुछ नहीं कर सकते। वो अलग अलग ही रहेंगे हमेशा। उनको इक्वेशन सॉल्व करने में आगे हम कुछ कर पाए तो कर पाए, लेकिन कभी भी हम उसको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करें। ठीक है, तो ये हमारा हमेशा ध्यान रखना। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे। तो एक जो प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ बनता है वो यही बनता है कि भाई यहाँ पर जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसको तो अब तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि x और y दो वेरिएबल है और उनका जो है पावर जो है वो वन है। लेकिन उसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखना और फिर उसको कन्वर्ट करना है ना, a b और c की वैल्यू बताना। अब जैसे यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि 0 इंटू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, दोनों तरफ हम -5 कर देते हैं, दोनों तरफ कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 0 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो a हमारे पास आ जाएगा 0, b आ जाएगा हमारे पास 3 और c आ जाएगा हमारे पास -5। ये हमारा यहाँ पर कन्वर्ट होगा। इस तरह से कोई भी इक्वेशन को, कोई भी लीनियर इक्वेशन तुम्हारे पास दिया है तो तुम उसको यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, एक और अगर देखना चाहो तो एक और लिख लो यहाँ पर, जैसे मान लो -2x इज इक्वल टू y प्लस 5। अच्छा, यहाँ पर एक बात और है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर इधर ही लिख लेते हैं। अब मान लो तुमने यहाँ पर ऐसा किया, दोनों तरफ -y किया और -5 किया, तो ये कितना आएगा, -2x माइनस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उधर -5 किया तो वो कैंसिल आउट हो जाए। तो यहां से तुम्हारे पास, सॉरी दिस इज सेकेंड मैल फंक्शन, तो यहां पर a की वैल्यू आ रही है हमारे पास just a second, यहां पर -5 इज इक्वल टू 0 लिखे, तो यहाँ पर a की वैल्यू आएगी हमारे पास -2, b की वैल्यू आएगी -1 एंड c की वैल्यू आएगी हमारे पास -5। ठीक है, लेकिन तुम ये भी कर सकते थे। अब तुम यहाँ पे ये सोच सकते हो, सर इसको करने की बजाय हम दोनों तरफ +2x कर देते हैं। अगर हम दोनों तरफ +2x कर देंगे तो क्या आएगा, तो ये इधर हमारा 0 हो जाएगा और इधर आएगा y प्लस 5 प्लस 2x। और इसको अगर हम यहां पर कंपेयर करें ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो a हमारा आ जाएगा 2, b आ जाएगा हमारे पास 1 और c आ जाएगा हमारा +1। तो इन दोनों में से कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है या नीचे वाला सही है? यहां पे तुम्हारा ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है, दोनों ही तुम्हारे आंसर पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझो। यहाँ पर पूरी इक्वेशन में अगर हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर वाले की जगह हमारा नीचे वाला आने लगेगा, या नीचे वाली इक्वेशन में हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर आने वाले लगेगा, ऊपर वाले नंबर्स आने लगे।
तो ए बी और सी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ तुम्हारे टेक्स्ट बुक वगैरह में ए बी सी निकालने के लिए बोला गया, तो हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए, इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की, ये दोनों ही तुम्हारे करेक्ट है, ऊपर वाला भी करेक्ट है और नीचे वाला भी करेक्ट है, ठीक है। मेन बात हमें यहाँ पर देखनी है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का, वो हमारा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर एक इक्वेशन तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो देखा था कि 2x इज इक्वल टू 288 था यहाँ पर शुरुआत में जो देखा था, तो वहां से x की वैल्यू 12 आ रही थी। लेकिन क्या हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। अब ये तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल है, ठीक है। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन का मतलब है हमारा कि x और y की वो वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई करें। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये कोई प्रॉब्लम होगी जिसमें x और y वेरिएबल होंगे, उससे हमें मतलब नहीं है। अब जब हमने इक्वेशन बना ली उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसके सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन का मतलब है वैल्यूज ऑफ x and y which satisfies this equation, मतलब जिसके लिए LHS इज इक्वल टू RHS हो जाए, बस वो वैल्यूज हमें चाहिए। अच्छा, क्या केवल x की वैल्यू से काम चलेगा हमारा? क्या अगर हम केवल x की वैल्यू बता दें तो वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं, हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। या केवल हम y की वैल्यू बता दें तो हमारा काम हो जाएगा? नहीं, हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए, तभी हमारा एक इसका सॉल्यूशन बनेगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था तो वहां पे केवल एक ही वेरिएबल था, तो केवल एक ही वेरिएबल की वैल्यू बतानी। लेकिन यहां पर तुम्हें दोनों वेरिएबल की वैल्यू बताओगे तभी तुम्हारे पास इसका सॉल्यूशन आएगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, इसका अगर हम लोग देखें सॉल्यूशन तो कैसे निकाल सकते? चलो हम इसमें कुछ वैल्यू रख के देखते हैं कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है ना। तो हिट एंड ट्रायल करते हैं। हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या है कि हम अलग अलग वैल्यूज रख के देखते हैं कि भाई ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। तो मान लो हमने x इज इक्वल टू 0 रख दिया, तो क्या आएगा हमारे पास? 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू y इज इक्वल टू 24। तो 3y इज इक्वल टू 24, तो y आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। तो यानी कि x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 8 इज अ सॉल्यूशन। मतलब पहला हमने हिट किया, वही हमारा आ गया, वही हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो इसको दिखाने का तरीका क्या होता है कि दो वेरिएबल है तो दोनों को कॉमा लगा के लिख देते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट बनाते हैं। जिस तरह से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखा था ठीक उसी तरह से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 8 है। हालांकि वहां भी हमने x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट यूज किया था, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट था, ये तुम्हारा थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। 0 एंड 8 ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन होगा। तो क्या ये हमारा मतलब कोइंसिडेंस है कि पहला हमने जो वैल्यू डाला वही हमारा आ गया? नहीं, एक्चुअली अगर हम यहाँ पे मान लो x की वैल्यू कुछ और भी डाल देते हैं, मान लो हम अब y की वैल्यू 0 डाल देते हैं, मान लो पहले अभी हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू 0 डाल देते हैं। तो y की वैल्यू 0 डालेंगे तो देखो क्या आता है, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 24। तो 2x इज इक्वल टू 24, दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो x आ जाएगा 12। यानी कि x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 0, ये भी एक सॉल्यूशन है। 12,0। तो x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 0 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 8 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ही इसके सॉल्यूशन है।
तो यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी, देखो लीनियर इक्वेशन में हमारे पास x की केवल एक ही वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पर एक वैल्यू नहीं आ रही, हमारे पास दो वैल्यूज तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। क्या इसके अलावा भी और वैल्यूज हैं? चलो रख के देखते हैं। मान लो अब हम कुछ और वैल्यू रख के देखते हैं। मान लो हम x इज इक्वल टू यहाँ पर 1 रख लेते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 रख लेते हैं इसमें। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई, 3y इज इक्वल टू 24, तो 3y प्लस 2 प्लस इज इक्वल टू 24, दोनों तरफ -2 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 22, तो y इज इक्वल टू आ गया 22/3, यानी x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 22/3 इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर ये भी एक और सॉल्यूशन आ गया। इसका मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी रख के देखो, y की वैल्यूज आ जाएंगी और वो सभी हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन होंगे। तो एक बात तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हमारा एक ही सॉल्यूशन आया था, यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ऑलवेज क्यों आते हैं, मतलब ये तो हमने एक एग्जांपल लिया, क्या हम हर किसी के लिए बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट यहाँ पर हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है कि केवल एक ही सॉल्यूशन होता है, बट linear equation in two variables always, मतलब हर बार, और has two variable has always, हम इसको बल्कि प्रूव भी करेंगे, हम फिगर से प्रूव करेंगे, कार्टेशियन से जो हमने कोऑर्डिनेट में देखा था उससे हम प्रूव करेंगे, has always infinite solution। इनफाइनाइट का मतलब समझ लो, है ना, कि मतलब बहुत ढेर सारे, मतलब ऐसी कोई सीमा ही नहीं, मतलब सॉल्यूशन आते जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे कभी, तुम सारे सॉल्यूशन लिख ही नहीं सकते। और कैसे तुम लिखोगे, यहाँ पे करके देखना, x इक्वल टू 1 हमने लिया, x इक्वल टू 0 लिया, y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 लो, x इक्वल टू 3 लो, x इक्वल टू 4 लो, x इक्वल टू 5 लो, ऐसे ही y इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3 कुछ भी ले सकते हो, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर ली, उनका डेफिनेशन देख लिया और थोड़ा सा उसका हमने सॉल्यूशन भी डिस्कस कर लिया। सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, हम फिगर भी बना सकते हैं इसका लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, और उससे थोड़ा सा इसको हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में अपना सैटरडे को। और उसके बाद हम ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ हमारा क्या होता है, फिगर जो हमने बात की दैट इज आवर ग्राफ, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को 7:30 बजे। ठीक है, तब तक तुम्हारा जो भी ये हमने आज डिस्कस किया इसको समझो, पढ़ो और इसके क्वेश्चंस वगैरह करो ताकि ये क्लियर हो जाए। तुम्हें कोई डाउट है तो यहाँ पर कमेंट सेक्शन में तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।